हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2024 का टीयर 1 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 1 जुलाई 2024 का पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में इसका तीसरा शिफ्ट सॉल्व करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो सबका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 100 कलमों का विक्रय मूल्य 140 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल में हम बता चुके हैं कि ये जो क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य के साथ जितना वस्तु का संख्या है वो हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 100 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 140। यानी कहने का मतलब है कि 100 का सामान 140 में हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पर कितना का प्रॉफिट है, 40 का। तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है, तो 100 पर जो भी नंबर निकलता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में हम लोग दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए, 7 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, यानी कि अगर मूलधन को हम लोग 1 यूनिट मानेंगे तो ये 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें टाइम कितना लग रहा है, 7 यूनिट, 7 वर्ष का। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 से 2 गुना हुआ तो यहाँ पर ब्याज के रूप में कितना मिला है, 1 यूनिट इसको ब्याज के रूप में मिला है। अब आगे कह रहा है कि यही धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो धनराशि तो वही रखना, यानी कि 1 यूनिट, इसको 4 गुना बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 2 हुआ था तो 1 यूनिट ब्याज मिला। यहाँ पर 1 से 4 हुआ तो कितना यूनिट ब्याज मिला है, 3 यूनिट। अब यहाँ समझिए कि 1 यूनिट ब्याज मिलने में इसको 7 वर्ष का टाइम लगा है। ठीक है, 7 ईयर्स का। तो 3 यूनिट ब्याज मिलने में इसको कितना टाइम लगेगा, देखिए 1 का 3 गुना है तो इधर भी 7 का 3 गुना कर देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा कितना, 21 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के बीच का कोण 40 डिग्री है। अन्य दो कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को डैश के कोण पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से, का नाम है ए बी सी। और ये जो दोनों भुजा बराबर है इसके बीच का कोण दे रखा है 40 डिग्री, यानी ये कोण हो गया 40 डिग्री। और इन दोनों कोणों का समद्विभाजक यानी बी का समद्विभाजक इस तरह से आगे जा रहा है और सी का समद्विभाजक इस तरह से यहाँ आ रहा है। और यहाँ पर जो मिल रहा है इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये कोण कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये समद्विभाजक है, यानी कि कोण को 2 भाग में बांट रहा है। अब बताइए कि ये त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज का कोण ए तो है 40 डिग्री दिया हुआ, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, यानी कोण बी प्लस कोण सी हो जाएगा आपको 180 में 40 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर समद्विभाजित कर रहा है यानी 2 भाग में बांट रहा है, तो ये हाफ हाफ निकालना है। या अगर छोटा त्रिभुज का हम लोग मान लीजिए इसको ओ मानते हैं, तो त्रिभुज बी ओ सी में अगर हम देखें तो ये कोण और ये कोण कितना हो जाएगा, दोनों का योग, ये 140 का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 डिग्री, यानी ये दोनों कोणों का योग आ गया कितना, 70 डिग्री। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो ये तीसरा कोण जो छूटा हुआ है वो बिंदु पर, इसको निकालने के लिए हम लोग को 180 में इन दोनों कोणों का योग, ये जो 70 डिग्री आया है, ये माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मानिए कि जैसे बी प्लस सी का योग कितना आया था, 140 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं 140 डिग्री। और ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि इन दोनों के साथ जो भुजा है, संगत भुजा, वो दोनों बराबर है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, प्रत्येक कोण निकल जाएगा, यानी 70 डिग्री का प्रत्येक कोण हुआ, कोण बी कोण सी। तो यह समद्विभाजित कर रही है तो ये कोण कितना आ जाएगा, 70 का आधा 35, ये कोण हो जाएगा, यानी ये कोण 35 डिग्री और ये कोण भी 35 डिग्री। उसी तरह से इस तरफ भी हो जाएगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 35 ये हुआ, 35 ये होगा, तो 35 35 70 हो जाएगा, जो कि हम पहले लिख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है नीचे विभिन्न बच्चों की आयु का अवलोकन किया गया, डेटा दिया गया है। और यहाँ पर आयु है, ठीक है, वर्षों में, और यहाँ पर बच्चों की संख्या है। इसमें कह रहा है कि आयुओं का माध्य और बहुलक के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो माध्य पहले हम लोग निकालेंगे, तो माध्य निकालने के लिए टोटल निकालना पड़ेगा कि टोटल कितना वर्ष हो रहा है। यहाँ देखिए आयु है 6 वर्ष वाला बच्चा कितना है, टोटल 8। तो टोटल निकालने के लिए दोनों को गुना करेंगे, 6 8 48 हो जाएगा ये। उसी तरह से सबका कर रहे हैं, 7 या 21 हो जाएगा ये। इधर 7 8 56 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 दूना 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 दाई 200 हो जाएगा। सबको जोड़िए, 8 से 14 1 15 8 23 बचा 2, 2 1 3 5 8 2 10 4 14 बचा 1 2 1 3, 343 वर्ष आया टोटल। अब क्या निकालना, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा,
कुल आयु जो आया है निकल के 343, इसको डिवाइड करना है बच्चों की संख्या से, ठीक है। तो बच्चों की संख्या कितनी है यहाँ पर जोड़ के देखते हैं, 8 3 11 7 18 2 20 20 40, 40 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं और जीरो के लिए 1 दशमलव पीछे कर देंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 बचा 2 23 हुआ, 4 5 20, 3 आया, पॉइंट देंगे तो 30 होगा, 4 7 28, 4 5 20, यानी 85.75 आया है। अब नीचे एक जीरो छूटा हुआ तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ये पॉइंट को यहाँ पर लाएंगे, यानी ये हो जाएगा 8.575, ठीक है। इतना वर्ष इसका माध्य आया है। अब बहुलक कौन सा होगा, देखिए बहुलक वही होता है जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है। अब यहाँ देखिए किस एज का बच्चा का संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये जो 10 साल वाला बच्चा है वो टोटल 20 है, सबसे अधिक है इधर एज में भी और बच्चा का संख्या भी। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 वर्ष वाला बच्चा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो ये इसका बहुलक होगा। तो 10 बहुलक हो गया। अब इन दोनों का अंतर ही पूछ रहा था, जब अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.425, ठीक है। 10 में इसको माइनस करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी दिया है बी सी और ए बी सी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए ऑप्शन से ए अनुपात बी क्या है, 3:7। यहाँ ऑप्शन में देखिए ए बी 3:7 यहाँ बन रहा है, कटाने के बाद 2 तिया 6 2 7 14 3 7 बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 2 5 बन रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 10 3 का अनुपात है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 4 3 का अनुपात है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये पहला 2 पद का अनुपात ये आना चाहिए कटाने के बाद, तो यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आप इसको लास्ट वाला से भी चेक कर सकते हैं, 2 5 का रेशियो यहाँ पर बन रहा है, बाकी किसी में नहीं बन रहा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। और बनाने का तरीका आपको पता ही है क्या होता है, जैसे ए बी सी का निकालना है तो ए बी का अनुपात 3:7 है और बी सी 2:5 है। तो यहाँ पर जो खाली है वहाँ बगल वाला संख्या से भर देंगे, यानी 7 से, यहाँ पर खाली है तो बगल में 2 है, 2 से भरेंगे, सबको गुना करिए, 6:14:15 आएगा, जो ये 35 आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 33% मत मिले और फिर भी वह 55,522 मतों से चुनाव हार गया। बी को कुल कितने मत मिले, देखिए ए को मिला है 33%, तो बी को कितना मिला होगा, टोटल वोट 100% होगा, 100 में 33 मिल गया ए को, तो बी को मिला होगा 100 माइनस 33 यानी कि 67%, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए मत का डिफरेंस कितना है परसेंट में, ये 33 लिया है, ये 67 लिया है, तो जीता कौन है, बी जीता है, ठीक है। और वहाँ पर देखिए दोनों के बीच जो मत का अंतर दिया हुआ, यानी कि ये जो चुनाव हारा है बी कितना वोट से, 55,522, जबकि परसेंटेज में हम देखें तो ए को बी से कितना परसेंट कम मिला है, डिफरेंस लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3, 34%, ठीक है। इसी का वैल्यू हो जाएगा 55,522। पूछ क्या रहा है, बी का, तो बी को मिला है 67%, 67% का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 55,522 बट्टा, यानी ये 34 नीचे आएगा और 67 से गुना करेंगे, इसका निकालना है। 17 से कटाएंगे 2 बार में, 17 से 17 या 51, 4 17 दूना 34 लगेगा, ठीक है। 11 112 हुआ, 17 6 के 102, फिर से 6 बार में 2 से कटाइए 16 33 आएगा। इन दोनों को गुना करना है, वही आंसर होगा। तो 7 या 21 इकाई अंक 1 बन रहा है, तो 3 ऑप्शन में इकाई अंक 1 है, ठीक है। और बाकी गुना तो बड़ी लंबा चौड़ा हो गया, क्या कर सकते हैं इसमें, डिजिटल सम अगर देखें तो सबका डिजिटल सम लगभग सबका बराबर ही है, ठीक है, लगभग में नहीं, सबका बराबर है, तो यहाँ पर वो भी नहीं लगेगा। और ये 67 है, ठीक है। अब गुना भी कर लेते हैं इसको, देखिए पहले इसको गुना करेंगे, यानी 7 या 21 बचा 2, 7 या 21 2 23 बचा 2, 7 6 के 42 2 44 बचा 4, 7 1 7 4 11, 6 से गुना करें, 6 तिया 18 बचा 1, 6 तिया 18 1 19 बचा 1, 6 4 36 1 37 बचा 3, 1 का 6 3 9, जोड़िए 1 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि 1,09,411, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% वृद्धि होती है तो एक परिवार को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके व्यय में वृद्धि ना हो, ठीक। देखिए व्यय को स्थिर रखना है, तो ये हम पहले कई बार बता चुके हैं, तो क्या करेंगे, इसका जो मूल्य का जो रेशियो होगा उसका इन्वर्स कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे ये खपत का रेशियो। तो यहाँ देखिए 35% है, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 7/20, यानी इसका जो मूल्य है यानी प्राइस, ये प्राइस का रेशियो लिख रहे हैं, 20 पर 7 बढ़ गया, यानी कि 20 से 27 हो गया,
तो कंजम्पशन को क्या करना होगा, इसका इन्वर्स करना, यानी 27 से 20 करना होगा। कितना का कमी करना होगा, 7 का कमी करना होगा 27 पर। ठीक है, तो परसेंटेज में निकालना है तो 100% से गुना कर दीजिए, तो 700/27 हो जाएगा। तो 27 से डिवाइड करेंगे, 27 दूना 54, 16 बचा, 27 पंजे 135, ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे 27। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका निकल कर आया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सुषमा और प्रीति हर महीने बराबर खर्च करती है। ठीक है, कि सुषमा का खर्च यहाँ है, प्रीति का खर्च यहाँ पर है। सुषमा का खर्च रुपया में दिया है और प्रीति का खर्च परसेंटेज में दिया है। पूछ रहा है कि सुषमा और प्रीति द्वारा भोजन पर किए गए व्यय के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए भोजन पर, फूड यहाँ पर देखिए लाइट ब्लू जो है, तो सुषमा का खर्च कितना है भोजन पर 6000, तो सुषमा का आ गया 6000। अब प्रीति का निकालने के लिए क्या करना है, इसका तो परसेंट में है, तो इन्हीं का टोटल खर्च प्रीति का खर्च हो जाएगा। तो टोटल जोड़ते हैं कितना हो रहा है, 6 5 11 1 12 7 19 2 21 7 28,000 हो गया राउंड फिगर। उसके बाद 100 वाला जोड़ते हैं, 5 2 7 5 12 8 20, 2000 इधर हो गया, तो 28 2 30,000 टोटल खर्च हो गया। ठीक है, 30,000 में देखिए प्रीति जो है भोजन पर कितना खर्च कर रही है, ये लाइट ब्लू 15%, तो 30,000 का 15% कितना हो जाएगा, परसेंटेज के लिए 2 जीरो काटेंगे तो 15 या 4500 इसका आएगा खर्च। अब दोनों का अंतर ही पूछ रहा है, तो कितना का अंतर है 1500 का, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते। सी डी केंद्र ओ और 88 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। ओ सी वृत्त को पी पर जबकि ओ डी वृत्त को वी पर काटती है। कोण सी ओ डी 90 डिग्री है। पीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि ओ डी ओ सी से 1 सेंटीमीटर अधिक है तो सी डी का आधा कितना होगा। ठीक है, देखिए एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त का केंद्र है ओ और सी डी जो है इस पर स्पर्श रेखा है, तो इस तरह से एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच देते हैं, सी डी को सी डी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ओ सी वृत्त को पी पर, तो ओ सी यहाँ होगा, ओ से सी को मिलाएंगे तो ये पी बिंदु पर परिधि पर कटती है। आगे ओ डी वृत्त को वी पर, तो ओ डी यहाँ पर होगा, ओ से डी को मिला देते हैं, ये वी पर काट रही है। कोण सी ओ डी 90 डिग्री है, यानी सी ओ डी ये कोण जो बना ये कितना है 90 डिग्री है। पीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, पीसी यहाँ पर है बाहर में 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। ओडी ओसी से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ये जो ओसी है इससे 1 सेंटीमीटर ये ओडी अधिक है। ठीक है, और सी डी का आधा कितना होगा ये पूछ रहा है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पर ये छेद दिया हुआ है, तो हम लोग वृत्त का त्रिज्या निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर वृत्त का परिधि है 88, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्यों, हम पहले भी बता चुके हैं, इसी वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि उसका हो जाता है 44 और क्षेत्रफल हो जाता है 154। ठीक है, इसको याद रखना है सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर परिधि को 2 गुना लिखा गया 88, तो जब परिधि 2 गुना हुआ तो इसका जो त्रिज्या है ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 14। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट निकाला है, ये हो गया 14। ठीक है, 14 6 20 हो गया ओसी, ओसी 20 हुआ है, तो ओडी कितना होगा, यहाँ कह रहा है कि ओडी जो है ओसी से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये 14 6 20 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21, एक अधिक। अब ये समकोण त्रिभुज है, 20 है 21 है, तो ये कितना होगा 29 होगा। ट्रिपलेट होता है 20 21 29। ठीक है, तो 29 सेंटीमीटर आया है सी डी की लंबाई, तो इसका आधा ही पूछ रहा है, यानी कि 29/2 जो हो जाएगा कितना 14.5। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ता कह रहा है कि पी क्यू को 2 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपया का भुगतान करता है। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्कों का अनुपात 5:2 है तो भुगतान में 10 रुपया के कितने सिक्के उपयोग किए गए हैं। और ऑप्शन में 2 5 4 8, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 5। ठीक है, ये वाला। अब सॉल्व करते हैं। देखिए कॉइन्स लिख रहे हैं, यहाँ पर है 2 रुपया का, 5 रुपया का और 10 रुपया का। और 2 रुपया 5 रुपया वाला सिक्का का जो यहाँ पर अनुपात दिया है क्या है 5:2 यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं रेशियो में 5:2 है। अब देखिए यहाँ पर ये तो 10 रुपया का नहीं दिया हुआ रेशियो में, तो इसी दोनों पर हम लोग पहले निकालेंगे। देखिए सिक्का को अगर जोड़ेंगे तो 5 2 7 सिक्का यहाँ पर हो रहा है, और ये 7 सिक्का पर कितना रुपया इसको बन रहा है। देखिए 2 रुपया वाला ये रुपया में है, तो 2 रुपया वाला 5 सिक्का 10 रुपया हो गया। इधर 5 रुपया वाला 2 सिक्का, तो इधर भी 10 रुपया हो गया, तो टोटल हो गया 10 10 20 रुपया। यानी 7 सिक्का से हम कितना प्राप्त कर रहे हैं 20 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी हम 10 रुपया का सिक्का कितना है, मैक्सिमम 5 है,
तो हम लोग यहाँ सवाल में भी देखेंगे कि टोटल ये कितना सिक्का से भुगतान कर रहा है, 50 सिक्का से। तो 7 के मल्टीपल में ही हम लोग देखेंगे आगे। जैसे अगर हम 7 को 6 से गुना करेंगे तो 42 सिक्का होगा, 42 सिक्का होगा, लेकिन टोटल कितना भुगतान कर रहा है, 50। तो उधर 8 सिक्का बचेगा, लेकिन ऑप्शन में जो है 10 रुपया का सिक्का मैक्सिमम 5 ही है, तो 8 तो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब 42 से आगे जाना पड़ेगा। तो 7 का अगला मल्टीपल कौन होगा, 7 7 है 49, यानी कि 49 सिक्का हम लोग यहाँ से लेंगे। कि 7 सिक्का का वैल्यू 20 है, तो 49 यानी कि इसका 7 गुना हुआ तो इसका भी 7 गुना हो जाएगा, तो 20 7 140 रुपया यहाँ पर प्राप्त होगा। यानी 49 सिक्का से कितना प्राप्त हो गया, 140 रुपया। ठीक है। अब देखिए सिक्का बचा कितना, एक, क्योंकि टोटल 50 सिक्का ही लेना है, सवाल में ऐसा कह रहा है। तो एक सिक्का लेंगे, वो कितना रुपया का, 10 रुपया का। अब हम लोग देखेंगे कि सर सिक्का कितना हो रहा है, 49 1 50 और 140 10 150 रुपया, 150 का भुगतान कर रहा है 50 सिक्का में, 50 सिक्का में 150 रुपया यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से इसको दिमाग लगा के थोड़ा सॉल्व करना था सवाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, एक, आगे बढ़ते हैं। एक दुकान 10% छूट देता है और फिर भी 10% लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य का कितना गुना है। ठीक है, देखिए डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो हम लोग सीपी और एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी के सामने होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 में डिस्काउंट परसेंट 10 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90%। ठीक है, और नीचे एमपी के सामने आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110। तो परसेंटेज और जीरो तो ये कट ही जाएगा, क्या आएगा, 9/11। तो पूछ क्या रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य का कितना गुना है। तो अंकित मूल्य यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, एमपी बराबर क्या हो जाएगा, एमपी को अगर उस तरफ भेजेंगे तो इधर सीपी रह जाएगा, और ये 9/11 को जब इस तरफ लाएंगे तो गुना में 11/9 हो जाएगा। यानी जो इसका अंकित मूल्य है क्रय मूल्य का 11/9 गुना है, तो इसको दशमलव में लिखना, तो 11/9 का कितना हो जाएगा, डिवाइड करते हैं, 9 1 का 9, 2 बचा 20 हो जाएगा दशमलव देने के बाद, 9 दूना 18, 9 दूना 18 है 1.22। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें है जनवरी मार्च और अप्रैल के महीने में उत्पादित पेन ड्राइव की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। पेन ड्राइव यहाँ देखिए, पेन ड्राइव यहाँ है रेड वाला। तो जनवरी का देखिए, जनवरी में कितना है, 1000 2000 के बीच में है, तो ये हो जाएगा 1500। ठीक है, जनवरी का हो गया 1500। अगला मार्च, मार्च यहाँ पर है रेड वाला, देखिए ये भी बीच में ही है, इसका भी हो जाएगा 1500 यहाँ पर। ठीक है, और आगे है अप्रैल, अप्रैल में देखिए रेड वाला यहाँ पर है, तो ये कौन सा है, 3000, तो तीसरा हो जाएगा इसका 3000। इन तीनों का रेशियो है, तो 1500 से तीनों कटाएंगे तो 1:1:2 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। इस शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, यानी कि पाई का मान 22/7 लेंगे, आर का वैल्यू यहाँ से लेंगे 28, एल निकालना है, एल को एल लिख देते हैं, बराबर जो दिया हुआ डेटा हमारे पास 2200 ये देंगे। 7 से कटाएंगे 4 बार में। ठीक है, 22 से कटा दीजिए इसको 100 बार में, 4 से 25 बार में, तो एल बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, जीरो यहाँ पर उड़ा दीजिए दोनों का, 5 से भी कटाइए, 5 5 25, 5 6 30। ठीक है, यानी 5 से 6 हुआ, तो 1/5 का यहाँ पर वृद्धि है, जो कि होता है 20%। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो 11 से विभाज्यता का नियम हम लोग क्या जानते हैं कि संख्या के यानी ऑड प्लेस और इवन प्लेस के अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ऑड प्लेस से शुरू करते हैं, y है, 6 है, 4 है, 2 है। ठीक है, आगे नहीं है, तो सबको जोड़िए, 2 4 6 6 12 प्लस y, ये हो गया 12 प्लस y। अब इवन प्लेस पर देखिए, यानी सम स्थान पर 7 है, 5 है, 12 12 3 15 15 1 16 16 आ रहा है। अब इन दोनों का अंतर को क्या बनाना है, या तो 0 बनाइए या नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल बनाइए। तो अगर हम लोग यहाँ पर 0 बनाएंगे तो y का वैल्यू क्या लेना होगा, y बराबर लेना होगा कितना, 12 4 16, इधर भी 16 है, तो y का 4 लेना पड़ेगा। अगर 11 का मल्टीपल बनाएंगे तो यहाँ पर 11 दूना 22, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या लेना होगा, 10, जो कि संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट में लेना है, तो 10 हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो इसका एक ही वैल्यू आएगा निकल कर क्या, 4। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
ए और बी एक काम को 9 दिन 15 दिन में कर सकते हैं, साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखिए ए है बी है, ये 9 दिन में करते हैं, ये 15 दिन में। एलसीएम हो जाएगा दोनों का, कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, 9 से 5 बार में जाएगा, 15 से 3 बार में, यानी कि दोनों मिलकर करेगा तो 5 यूनिट और 3 यूनिट 8 यूनिट काम होगा। और टोटल वर्क है 45, तो 45 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 8 पंच 40, 5 45, यानी 5 सही 5/8 दिन। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि कॉट ए बराबर 7 है तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए कॉट ए है, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, चाहे यहीं पर कर देते हैं, नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। और कॉट बराबर होता है बी बट्टा पी, यानी बी ऊपर जाएगा पी नीचे रहेगा। पी का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया? 7। तो यहाँ से हम लोग एच निकालेंगे, क्योंकि यहाँ साइन कोस में एच लगेगा। तो एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी रूट के अंदर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 49 1 50, रूट 50 हुआ। इसमें 5 बाहर कर लीजिए तो 5√2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एच इतना आ गया है, साइन कोस ही देना है तो हम लोग यहाँ पर एक बार साइन कोस का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा? पी बट्टा एच होता है, तो पी का मान देखिए 1 है, एच का मान है 5√2। और कॉस का क्या हो जाएगा? बी बट्टा एच, तो बी देखिए 7 है और एच कितना है? 5√2। अब यहाँ आइए, इसमें वैल्यू रखेंगे, 5 कॉसे है तो 5 गुना कॉसे 7/5√2 प्लस 4 साइन है, 4 गुना साइन है कितना है? 1/5√2। ठीक है, आप ये निकालना जरूरी नहीं है आपको, आप डायरेक्ट सवाल में रख सकते हैं। आगे नीचे करते हैं, कॉस क्यूब है तो यानी 7/5√2 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 7 का क्यूब 343 होता है, इसका क्यूब जब करेंगे तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो ये 250√2 होगा, यहाँ पर हो गया। प्लस 7 साइन क्यूब, तो इसका क्यूब जब करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर तो 1 ही आएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा यही 250 जो यहाँ पर लिखे हैं, और प्लस है 6 साइन ए, तो 6 गुना साइन ए का मान 1/5√2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर कटाएंगे नहीं, क्योंकि हर बराबर रखेंगे तो ऊपर जोड़ने में आसानी होगा। तो ऊपर जोड़ के कितना हो रहा है? नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर जोड़ेंगे तो 7 5 35, 4 1 4, 35 प्लस 4 39 हो जाएगा, क्या 39 39। और नीचे हो जाएगा 5√2 एलसीएम में। और नीचे वाला को जब जोड़ेंगे तो सबका एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम कितना आएगा? 250√2। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 250√2। इसे डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा तो 343 आ जाएगा पहला का, दूसरा का कितना आएगा? 7 आ जाएगा, तीसरा का, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? √2 तो कट ही जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे 50 बार में, 50 गुना 6 करेंगे तो 300 आएगा, तो यहाँ आ गया 300। अब देखिए 39/5√2 गुना, इसको उल्टा के लिखेंगे यानी 250√2 ऊपर चला जाएगा और ये सब जोड़ के नीचे आएगा, 343 7 50 और 300 यानी 650 हो गया ये। अब कटाएंगे आंसर आ जाएगा, तो √2 कटा देते हैं पहले। उसके बाद यहाँ देखिए 13 या 39, 13 5 65, 50 बार में ये कटा, 50 से इसको कटाएंगे 5 बार में, और ये 5 भी कटेगा, तो बचा क्या? 3। 3 ही इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते, एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 154। हम पहले बता चुके हैं अभी जस्ट पहले कि 7 44 और 154 ये होता है। तो 154 क्षेत्रफल है तो रेडियस कितना होना चाहिए? 7, और परिधि कितना होना चाहिए? 44। 44 इसका आंसर होगा। ये आप याद कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो बहुत मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला सकता है। उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में, धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, देखिए प्रतिकूल को यानी कि अप स्ट्रीम हम लोग यू लिखेंगे, यानी जिस दिशा में नदी बह रही है उसके विपरीत दिशा में, और अनुकूल मतलब जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में हम लोग नाव को चलाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको डी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब यू और डी यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता रहे, तो अगर हम लोग नदी के मतलब नदी में शांत जल में नाव का चाल को एक्स मानेंगे और नदी के चाल को यानी धारा के चाल को वाई मानेंगे, तो ये जो है शांत जल में नाव का चाल, ठीक है, ये नाव लिख देते हैं यहाँ पर, और ये धारा। तो नाव का चाल यानी एक्स निकालने के लिए हम लोग इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं,
यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम का स्पीड बटा 2। और वाई निकालने के लिए यानी धारा का स्पीड निकालने के लिए दोनों को माइनस करते हैं, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2। ठीक है। और इसमें याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम आगे देंगे माइनस जब करेंगे, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप याद रख लीजिए अगर याद नहीं है तो। अब यहाँ आते हैं सवाल में। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो अप स्ट्रीम का स्पीड है उसमें जितना समय लग रहा है डाउन स्ट्रीम में के समय से 2 गुना समय लग रहा है। यानी कि यहाँ पर हम टाइम का रेशियो लिख रहे हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। यहाँ पर अनुकूल जब जा रहा है यानी धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से 2 गुना समय लगता है। अगर डाउन स्ट्रीम में 1 यूनिट समय लगेगा तो अप स्ट्रीम में कितना लगेगा, 2 यूनिट। ये टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, 2:1। ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का रेशियो आ गया है। अब निकालना है हमको क्या, एक्स और वाई, क्योंकि यहाँ देखिए स्थिर जल में डाल दिया हुआ है और धारा का चाल पूछ रहा है, तो दोनों निकालना होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्थिर जाल का चाल यहाँ पर निकालेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि डी प्लस यू बटा 2। तो डी है 2 यूनिट और यू है 1 यूनिट, तो दोनों को जोड़िए, 2 + 1 3 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इसी का वैल्यू ये जो सवाल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है इसके बराबर करेंगे। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 3 से कटाएंगे 6 बार में, 3 का 3 हो गया, 1/2। और पूछ रहा है धारा की चाल। धारा की चाल क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग घटा के 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 - 1, 2 - 1 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आएगा। 1/2 का ही पूछ रहा है, जो कि यहाँ पर भी है 1/2। कितना आया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो धारा का स्पीड है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। आप इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि महाविद्यालय ई से क्रमशः स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात कितना है। देखिए यहाँ पर 5 तरह का जो है महाविद्यालय दिया हुआ है। ई का पूछ रहा है, तो ई का हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है ई और यहाँ पर है ई, और ये है स्नातक स्तर और ये है स्नातक उत्तर। ठीक है। तो पहले क्या रखना है, स्नातकों उत्तर का रखना है। इसमें ई का देखिए कितना परसेंट है, 22%। और इसमें टोटल जो संख्या है छात्रों का कितना है, 16,800। तो जीरो दोनों से हटा दीजिए, 168 आएगा। इसका 22% लेना है। ठीक है। और रेशियो निकालना है, तो दूसरा का क्या आ जाएगा, 189 बचा इधर। और इसमें ई कितना है, 20%, तो इसका हो जाएगा 20%। ठीक है। हटाइए इसको, 21 8 168 होता है, 21 9 189 होता है। और 2 से 11 बार में, ठीक है, 2 से 10 बार में। अच्छा, ये अगर 4 से कटा सकते थे, ठीक है कोई बात नहीं। 2 से 4 बार में कटाइए, 2 से 5 बार में, तो 11 चौकी 44 आ गया। इधर 9 5 45 आ गया, तो 44:45 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बी 6 है, बी सी 8 है और ए सी 10 इकाई है। देखिए ये त्रिभुज का तीनों भुजा है 6 8 10, तो 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। तो एक समकोण त्रिभुज पहले हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इसका नाम क्या है, ए बी है, बी सी है, ए सी है। तो ए बी सी, ए बी है 6, बी सी है 8 और ए सी है 10, और ये है समकोण। अब आगे है कि एम ए सी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि बी एम 5 इकाई है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है एम, और ये जो बी एम है ये कितना है, 5 यूनिट है। एक बिंदु डी के साथ एक त्रिभुज बी एम डी बनाया जाता है तथा त्रिभुज बी एम डी त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। जब ये दोनों समरूप है तो बी एम डी त्रिभुज कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ठीक है। और यहाँ देखिए कि ए सी यानी बड़ा वाला त्रिभुज का ए सी के साथ जो त्रिभुज बनाना है उसका बी डी दिया हुआ है। ठीक है। तो बी तो यहाँ है और डी कहाँ है, डी यहाँ पर लेना होगा कोई बिंदु, और ये कर्ण होगा क्योंकि यहाँ कर्ण के साथ इसका रेशियो दिया हुआ है। तो मान लेते हैं ये है डी बिंदु, इसको मिलाएंगे डी और एम को, और ये बन जाएगा समकोण। ठीक है। इस तरह से त्रिभुज को हम लोग बनाएंगे। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, बी डी का लंबाई निकलना है। बी डी यहाँ पर है और ये रेशियो हमारे पास दे रखा है, तो ये लिखते हैं फिर से यहाँ पर, बी एम बटा ए बी बराबर बी डी बटा ए सी। तो बी एम देखिए दिया है सवाल में, बी एम 5 यूनिट दिया है। ए बी बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी 6 दिया हुआ है, बराबर बी डी निकालना है, तो बी डी को बी डी ही रहने देते हैं। ए सी बड़ा वाला त्रिभुज का 10 दिया हुआ है,
तो बी डी यहाँ से आराम से निकल जाएगा। तो बी डी कितना हो जाएगा, 10×50 / 6, यानी कटाएंगे 2 से 25, 2 से 3, 25/3 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना, ठीक है। तो कोष्टक के अंदर 6 से कटा देंगे इसको 6 बार में, फिर बाहर भाग है 3 से कटा देंगे इसको 2 बार में, कुल मिला के यहाँ 2 आ गया। इसको कटाए 9 से, इसको 2 बार में, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 8 आया। 6 से कटाएंगे 2 बार में, ठीक है, 2×5/2 हो जाएगा। तो ये 2 को यहाँ से हटा के हम लोग नीचे कर देते हैं, 2 और ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 5, यहाँ आ गया 5। तो 2 यहाँ प्लस है, 8 है, 2 8 10 हो गया, इसमें माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो -5 कर देते हैं। तो 10 - 5 5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रोलर की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 200 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए एक बार चलने के लिए 700 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार समतल करने के लिए 700 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऐसा सवाल में कह रहा है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है कि रोलर किस तरह का होता है, बेलनाकार होता है, क्या इस तरह का इसका, क्या इस तरह का होगा। तो रोलर जो खेत में चलेगी तो इसका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही काउंट होगा, साइड वाला ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है मिट्टी बैठाने में। तो बेलनाकार है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। 2π का मान 22/7 लेंगे। आर दे रखा है सवाल में 49 लेंगे, और एच भी दे रखा है 200 लेंगे। और ये हो गया एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल कवर करता है, इसको 700 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो टोटल क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको 700 से गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब कटाते हैं इसको, 7 से 7 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, या नहीं तो आप देखिए 4 0 आ रहा है गुना करने के बाद, तो 10⁴ के साथ जो है आंसर वही होगा। तो ये दोनों तो नहीं होगा, बचा ये। अब यहाँ देखिए ये होगा या ये होगा, देखिए 22 में क्या है, 11 है, तो हम लोग 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। तो 3 2 5 4 1 5, ये 11 का मल्टीपल है। 3 2 5 4 2 6, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, तो यही इसका आंसर होगा। बाकी आप इसको गुना करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक पंसारी को क्रमशः 60 रुपया और 75 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 65 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो। एलिगेशन से बनेगा, ठीक है, 60 वाला है 75 वाला है, दोनों को मिला के हम लोग बना रहे हैं 65 वाला। तो 65 बीच में देंगे, दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे 10, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे 5। रेशियो लेना है तो कटा दीजिए 2 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 1 बार में। तो 2:1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते। यदि दो वृत्त की त्रिज्या 6 और 3 सेंटीमीटर है तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्त के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ बना के एक बार दिखा देते हैं। ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, ठीक है, और यहाँ केंद्र है इसका, और इस तरह से एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींचा जा रहा है जो कि दोनों वृत्त को स्पर्श कर रही है। और ये केंद्र का दूरी हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। मान लेते हैं ये O1 है, ये O2 है, तो O1 O2 हो गया केंद्र के बीच का दूरी दोनों का। और यहाँ होता है ये R1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा R2। तो इसमें जो ये जो केंद्र का बीच का दूरी है इसको हम लोग D मानते हैं, ठीक है, इसको D। और ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है इसको, इसकी लंबाई को L मानते हैं। तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है L निकालने का, L बराबर √D² माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रांसवर्स का है। अगर कॉमन टेंजेंट रहता है इस तरह से सीधा सीधा, इसका निकालने का फॉर्मूला हो जाता है L बराबर √D² माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए फॉर्मूला में चेंज क्या होता है, सिर्फ R1 R2 के बीच का साइन चेंज होता है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये याद रखना आपको। तो देखिए L दिया हुआ यानी कि टेंजेंट का लंबाई दिया है 8, तो 8 दे देते हैं बराबर रूट के अंदर D निकालना है, यानी कि दोनों के बीच का दूरी निकालना है D को छोड़ देते हैं D² माइनस R1 + R2, दोनों त्रिज्या को जोड़ के देना है। तो 6 3 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब इधर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बराबर D² माइनस 81। 81 को इस तरफ लाएंगे तो जुट जाएगा, तो D² बराबर हो जाएगा 81 + 64 यानी कि 5 8 से 14 145। D का स्क्वायर हटाइए तो D बराबर हो जाएगा √145। यही इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 25 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।